हेलो दोस्तों, फाइनली आपका 28 मार्च 2025 को राजनीति विज्ञान का पेपर है और इस पेपर के लिए हुबहू 100% रियल पेपर आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ। यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, जितने भी यहाँ पर आपके 28 मार्च 2025 के पेपर में आपको प्रश्न मिलने वाले, हुबहू उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर इस पेपर में यहाँ पर हम हल करेंगे। और कल के पेपर में इस पेपर से आपको हुबहू बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर एग्जाम के पेपर में आपको मिलने वाले हैं। तो 28 मार्च 2025 पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के पेपर के लिए ये प्रश्न पत्र आप सभी के लिए रामबाण होने वाला है और इस पेपर को हम संपूर्ण पेपर को हल करेंगे विद डिस्कस, पूरे फुल आंसर यहाँ पर डिस्कस करेंगे और एक एक प्रश्नों को हम अच्छे से पढ़ेंगे, चाहे वो बहुवैकल्पिक प्रश्न हो, चाहे रिक्त स्थान वाले प्रश्न हो, चाहे अति लघुत्रात्मक हो, चाहे लघुत्रात्मक हो। तो सबसे पहले तो आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। और यहाँ पर ये क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए इस क्लास को एंड तक आपको जरूर देखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है जो कि आपको सबसे पहले एग्जाम के पेपर में, निकल के पेपर में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। कैसे प्रश्न मिलेंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न सबसे पहले मिलेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य हैं? देखिए प्रश्न पूछा गया कि वर्तमान में जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसमें कितने सदस्य शामिल है। तो 120 देशों का समूह है और 120 सदस्य देश जो है यहाँ पर शामिल है। यहाँ पर प्रश्न पूछना चाहिए कि सदस्य देश कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 120, यानी स ऑप्शन बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब जब बात हो रही है यहाँ पर गुट निरपेक्ष आंदोलन की, तो इसकी बात करेंगे इसकी स्थापना। तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, बेलग्रेड जो सम्मेलन हुआ उसके दौरान इसकी क्या हुई, स्थापना हुई। ये भी आपको ध्यान में रखना है, यानी बेलग्रेड जो सम्मेलन है वो इससे संबंधित है। इसी के तहत 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की क्या होती है, यहाँ पर स्थापना होती है। जो विकासशील देश है उनके संबंधित यहाँ पर विकासशील देशों को आवाज देना या विकासशील देशों के हितों को बढ़ावा देना ही गुट निरपेक्ष आंदोलन का क्या है, प्रमुख उद्देश्य है। ये भी इससे संबंधित एक बात याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न है, ये जितने भी प्रश्न मैं आपको इस क्लास के दौरान हल करवा रहा हूँ काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं एग्जाम पेपर के लिए। कल के पेपर में आपको हुबहू ये प्रश्न मिलने वाले हैं। देखिए बात हो रही है, बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी, कब इसका निर्माण किया गया था, कब इसका यहाँ पर बर्लिन की दीवार जो है बनाई गई थी? तो यहाँ पर बात आती है 1961 में बनाई गई थी। और डेट पूछे इसका निर्माण कब से शुरू हुआ, तो 13 अगस्त 1961 से शुरू होता है इसका निर्माण कार्य, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी इसका आंसर 1961 हो जाएगा और ऑप्शन बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, साप्टा जो है, साप्टा किससे संबंधित है? तो देखिए साप्टा सार्क से संबंधित है, आसियान से संबंधित है, ओपेक से संबंधित है या यूनेस्को से संबंधित है? तो देखिए जो साप्टा है वो किससे संबंधित है? साप्टा सार्क से संबंधित है। किससे संबंधित है? साप्टा सार्क से संबंधित है। जो साप्टा है यानी SAFTA, साप्टा का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, ठीक है। तो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया इसका क्या है, यहाँ पर फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई ये भी पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। साप्टा सार्क से संबंधित है तो सार्क से संबंधित प्रश्न भी आएंगे। तो सार्क की स्थापना होती है 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त 1985 में इसकी स्थापना होती है। सार्क का पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, 8 सदस्य देशों का एक समूह है जो कि क्या है, सार्क है। तो इससे संबंधित इतनी आपको बात ध्यान में रखना है। मुक्त व्यापार संगठन है जो कि है साप्टा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि जो साप्टा है, ठीक है, जो साप्टा है उसकी स्थापना कब की गई थी या उसकी लागू कब किया गया, ये आपको ध्यान में रखकर आंसर कमेंट करना है इस क्लास को एंड होने के बाद, या अभी भी आप कमेंट कर सकते हैं। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के 20 वर्ष के लिए शांति, मित्रता व सहयोग की संधि पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो कब किए गए थे? तो अगस्त 1971 में किए थे। कब किए गए थे? अगस्त
1971 में जो यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए थे। द ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंदिरा गांधी जी के द्वारा सोवियत संघ के साथ 20 वर्ष के लिए शांति, मित्रता तथा सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था। देखिए कौन सा विचार शामिल नहीं था, तो देखिए नियोजन था, बिल्कुल था। सहकारी खेती बिल्कुल थी। आत्मनिर्भरता बिल्कुल था, लेकिन ये जो है लिबरलिज्म यानी उदारीकरण जो है वो नहीं था। जो इंग्लिश मीडियम वाले वो यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्वेश्चंस देखें, ऑप्शंस भी आपको यहाँ पर देखने हैं और जो मैं आपको करेक्ट बता रहा हूँ उन्हीं पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था, तो उदारीकरण यानी लिबरलिज्म जो है वो यहाँ पर शामिल नहीं था। ये आपको ध्यान में रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कल के पेपर के लिए ये प्रश्न सभी रामबाण साबित होने वाले हैं। देखिए एक बार बार प्रश्न रिपीट हो रहा है, ऑपरेशन ब्लू स्टार, इससे संबंधित एक प्रश्न आएगा। 2 प्रश्न बता रहा हूं, उनमें से एक प्रश्न 100% कल के पेपर में मिलने वाला है। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है, ठीक है, ये एक PYQ है, पिछले प्रश्नों पत्रों में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो है क्या, तो ये 1984 का एक क्या है, सैन्य अभियान है। ये आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, जो अति लघुत्रात्मक में पूछा जा सकता है। क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार है क्या, तो आपका आंसर होगा 1984 का एक सैन्य अभियान है। क्या अभियान है, कैसा अभियान है, सैन्य अभियान है। ठीक है, अब ये किस राज्य से संबंधित है, तो ऑपरेशन जो ब्लू स्टार है इसका जो राज्य संबंधित है वो पंजाब से संबंधित है, और पंजाब में भी विशेष रूप से अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यदि पंजाब में भी यदि पूछा जाए तो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से विशेष रूप से ये संबंधित है। कौन, ऑपरेशन ब्लू स्टार। काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं एक एक प्रश्नों को अच्छे से डिटेल से समझा रहा हूं, ताकि कल के पेपर में इससे जुड़ा भी कोई प्रश्न पूछा जाए तो आपको हुबहू एग्जाम के पेपर में मिले। ये क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन इस क्लास से पूरा का पूरा कल का जो पेपर का जो सेट है वो आपका क्लियर होने वाला है। कल के पेपर में सपने वाले, कल के पेपर में हुबहू आपको मिलने वाले जो प्रश्न है वो इस क्लास के दौरान सभी प्रश्न क्लियर होने वाले हैं, चाहे वो बहु वैकल्पिक प्रश्न हो, चाहे अति लघुत्रात्मक प्रश्न हो, चाहे आपके लघुत्रात्मक हो, चाहे निम्नात्मक हो। दूसरा देखिए, भारत में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जो है वो कौन थे, दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग के, सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो मोरारजी देसाई थे, काका कालेलकर साहब, बीपी मंडल या अशोक मेहता, तो कौन थे, बीपी मंडल थे। कौन थे, बीपी मंडल जो थे वो यहाँ पर थे, दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग के क्या थे, अध्यक्ष थे। ये आपको ध्यान में रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम के पेपर में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, शीत युद्ध के समय अमेरिकी सोवियत खेमे का विभाजन सबसे पहले कहाँ हुआ था, सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, एशिया में हुआ था, यूरोप में हुआ था, अफ्रीका में हुआ था, या फिर देखिए लातिन अमेरिका में हुआ था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ही सही है, यूरोप में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, यूरोप में हुआ था। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ब ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी के सामने प्रश्न है, ये प्रश्न भी कैसे प्रश्न है, बहुवैकल्पिक प्रश्न है। ठीक है, रूस में समाजवादी क्रांति किस वर्ष हुई, कहाँ पर, रूस में। ठीक है, तो रूस में किस वर्ष जो यहाँ पर हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम के पेपर में आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, अभी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आंसर नंबर लगा के, रूस में समाजवादी क्रांति किस वर्ष हुई। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस वर्ष जारी हुआ था, तो 1951 में जारी हुआ था, यानी 1951 से 1956 ये थी आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, और इसका जो उद्देश्य था वो था प्राथमिक क्षेत्रों पर बल देना, प्राथमिक क्षेत्रों का विकास, प्राथमिक क्षेत्रों का विकास, ये क्या था, इसका महत्वपूर्ण विषय था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, इससे संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए सुएज नहर, सुएज नहर के मुद्दे पर 1956 में ब्रिटेन ने किस देश पर हमला किया था, तो ईरान, मिस्र, इराक या फिर तुर्की। तो मिस्र जिसे इजिप्ट,
ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इजिप्ट भी कहा जाता है। तो मिस्र पर हमला किया था, ये ब ऑप्शन बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं लोक दल के संस्थापक कौन थे। तो चौधरी शरण सिंह जो है वो क्या थे, लोक दल के संस्थापक थे। इसका सही जो आंसर है वो अ ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब जितने भी ये बहुविकल्पी प्रश्न से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम के पेपर में आने वाले प्रश्न हैं, जितने भी मैंने बहुविकल्पी प्रश्न हल करवाए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी आपको कुछ रिक्त स्थान वाले प्रश्न मिलेंगे, इनमें आपको सही रिक्त स्थान की आपको शब्द आपको भरना है। तो देखिए लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापना हुई। तो यहाँ पर लीग ऑफ नेशंस के रूप में उत्तराधिकारी के रूप में, ठीक है, उत्तराधिकारी के रूप में यहाँ पर नियुक्ति किसकी हुई, ठीक है, यहाँ पर स्थापना किसकी हुई, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई, इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र, यानी लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। खालिस्तान में ये आ जाएगा, ठीक है, आपको नीचे डायरेक्ट उत्तर में भी आप लिख सकते हैं। अब संयुक्त राष्ट्र जब बात आती है तो 24 अक्टूबर, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 में 1945 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान में इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है। इससे संबंधित इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। संयुक्त राष्ट्र जितने भी उसके स्टेप्स वगैरह है, जो भी इसके सदस्य देश है वो भी आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान में 193 जो है सदस्य देश इसमें शामिल है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत में सन में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्जाम के पेपर में 28 मार्च 2025 पेपर के लिए ये प्रश्न आपके लिए रामबाण होने वाला है, ठीक है। कल आप सभी का पेपर है और कल के पेपर में ये जितने भी मैं प्रश्न हल करवा रहा हूँ एग्जाम के पेपर में वो आपको मिलने वाला है। तो देखिए भारत में सन 1977 में कब हुआ था, 1974 में यहाँ पर पहला परमाणु परीक्षण किया गया। डेट याद रखना 18 मई 1974, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी 18 मई 1974 में यहाँ पर पहला परमाणु परीक्षण होता है। फर्स्ट टेस्टेड ए न्यूक्लियर, ठीक है, इंडिया फर्स्ट टेस्टेड ए न्यूक्लियर, ये आपको ध्यान में रखना है। 1977 में आ जाएगा। फिर उसके बाद बात करें दूसरा, ठीक है, दूसरा परमाणु परीक्षण, ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर पहला की जगह दूसरा भी बोला जा सकता है। तो वो हुआ था मई, ठीक है, मई 1998 में यहाँ पर क्या हुआ था, दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था, जिसे ऑपरेशन शक्ति सेकंड के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, आ सकता है ऑप्शंस में। ऑपरेशन शक्ति सेकंड क्या है, ठीक है, अति लघुतात्मक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 1957 में राज्य में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में एक गठबंधन जो है सरकार बनी, ठीक है। तो किसके यहाँ पर अगुवाई में एक गठबंधन सरकार बनती है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नॉर्वे के संयुक्त राष्ट्र के पहले जो महासचिव थे वो थे ट्रिग्वे ली, ध्यान में रखना है। कौन थे, ट्रिग्वे ली। ट्रिग्वे जो ली थे वो नॉर्वे के संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या थे, पहले महासचिव थे। इनका जो कार्यकाल रहता है वो 1946 से 1952 तक जो इनका जो यहाँ पर कार्यकाल रहता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि संविधान क्या है, एक बुनियादी ढांचा है, ठीक है। बामसेप का जो गठन है वो कब होता है, तो 1978 में, 1978 में बामसेप का गठन होता है। बामसेप, ठीक है, ध्यान रखना है, इसका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है कि बामसेप जो है इसका पूरा नाम क्या है। अति लघुतात्मक प्रश्न के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका पूरा नाम है अखिल भारतीय पिछड़ा व अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ। बामसेप का पूरा नाम है। गठन होता है 1978 में इसका गठन होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 मार्च 2025 पेपर के लिए ये प्रश्न रामबाण साबित हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे अति लघुतात्मक प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कल के पेपर में जो आपको अति लघुतात्मक प्रश्न मिलने वाले हैं, कहाँ से मिलने वाले हैं, कैसे प्रश्न आपको एग्जाम के पेपर में मिलेंगे, सभी
प्रश्न यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले, बिल्कुल ही डिटेल से एक एक प्रश्न को देखेंगे। एक एक प्रश्नों से संबंधित कोई प्रश्न बनता है तो उसको भी हम आपको आंसर बताएंगे। तो ये क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। इस क्लास से आपका हर पेपर मतलब प्रत्येक पेपर जो है आपका, जो पॉलिटिकल साइंस के पेपर का प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो क्या होने वाला है, क्लियर होने वाला है। कल के पेपर के लिए इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो कल का पेपर बहुत ही शानदार होगा आपका, बहुत ही फ्री माइंड आपको पेपर को देना है अच्छे से। इस क्लास को एंड तक जरूर देखना है। एक बार में समझ में आए तो 2 बार इस क्लास को वापस रिपीट करके देख लेना, लेकिन इस क्लास से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। इससे 100% आपको यहाँ पर प्रश्न कल के पेपर में आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो 28 मार्च 2025 के लिए क्लास रामबाण साबित होने वाली है, ठीक है। इस क्लास थोड़ी लंबी है इसलिए आपको एंड तक जरूर देखनी है, एक एक प्रश्न को अच्छे से हम समझेंगे। तो यहाँ पर बात हो रही है शॉक थेरेपी। तो शॉक थेरेपी का बात आ रही है शाब्दिक अर्थ, ठीक है, कि शॉक थेरेपी क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ बताइए। तो सीधा एक पंक्ति में आंसर होगा, आघात के माध्यम से उपचार। आघात के माध्यम से क्या, उपचार, माध्यम से उपचार, इसका सटीक सही आंसर हो जाएगा उपचार। आघात के माध्यम से उपचार क्या हो जाएगा, शॉक थेरेपी है। अब यहाँ पर बात आती है शॉक थेरेपी, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। शॉक थेरेपी से संबंधित 2 से 3 बातें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, जो कि आप अपने से इसको रट लेना है। एक प्रश्न जरूर बनेगा, किन देशों को दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है। तो कौन से जो देश है जिन्हें दूसरी दुनिया के देश, ठीक है, तो साम्यवादी समाजवादी देशों के लिए किया जाता था, ठीक है। जो साम्यवादी जो देश थे, साम्यवादी जो समाजवादी देश है, उनके लिए किया जाता था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सोवियत रूस के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक जो तात्कालिक जो कारण था वो कौन सा था। तो सोवियत संघ जो है, जिसमें सोवियत संघ, ठीक है, उसका जो तात्कालिक कारण बनता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के पेपर के लिए। संयुक्त स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल में कौन से देश शामिल थे, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो सहयोगी जो देश थे वो कौन से थे, हेगेमनी, ठीक है। हेगेमनी शब्द का क्या अर्थ है, तो देखिए इसको आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर कर लीजिए, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर जो है आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। उससे पहले मैंने आपको इसका आंसर नहीं बताया ना। तो सोवियत रूस के विघटन का अंतिम और जो सर्वाधिक जो तात्कालिक कारण था वो था 1991 में हुए बोलोवेजा समझौते था, ठीक है। 1991 1991 में जो बेलोवेजा समझौता होता है, उसी समझौते जो इसका तात्कालिक कारण बनता है। इसके तहत सोवियत संघ के 15 गणराज्यों ने स्वतंत्रता घोषणा की थी, इसलिए इसका क्या हो जाता है, उसके बाद विघटन हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम के पेपर में आपको मिल सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे हेगेमनी। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका हिंदी अर्थ देखे तो होता है आधिपत्य, आधिपत्य होता है, ठीक है। किसी देश का दूसरे देश पर, किसी देश, इसका जो शब्द का अर्थ मैं बता रहा हूँ हेगेमनी का, तो किसी देश या समूह, किसी देश या समूह, इसका अच्छे से अर्थ को जानना है। किसी देश या समूह का दूसरे देश या समूह पर प्रभुत्व, नेतृत्व या प्रभाव ही क्या है, हेगेमनी है या फिर आधिपत्य है। यह आपको ध्यान में रखना है। हेगेमनी का हिंदी आधिपत्य है और आधिपत्य का अर्थ है कि किसी देश या समूह द्वारा दूसरे देश पर प्रभुत्व या नेतृत्व, प्रभाव ही क्या है, हेगेमनी है। अब इसका हम देखेंगे शाब्दिक अर्थ। तो ये ग्रीक भाषा शब्द के हेगेमनिया, कौन से ग्रीक भाषा का या ग्रीक शब्द के हेगेमोनिया शब्द से बना हुआ है और इसका अर्थ होता है अधिकार, शासन या राजनीतिक वर्चस्व है, ठीक है। अर्थ क्या होता है इसका, या तो अधिकार होता है, ठीक है, या शासन होता है, या फिर राजनीतिक वर्चस्व होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम के पेपर में आपको मिल सकता है। उसके बाद देखिए ऑपरेशन इराकी फ्रीडम जो है वो क्या है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम के पेपर में आ सकता है और ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद देखिए क्योटो प्रोटोकॉल का लक्ष्य क्या था, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना था, जो जलवायु परिवर्तन के योगदान करते थे, ठीक है। विशेष रूप से विकसित
देशों में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल, उत्सर्जन को कम करना, ग्रीन हाउस के उत्सर्जन को, गैसों के उत्सर्जन को कम करना इसका प्रमुख लक्ष्य था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम के पेपर में आपको ऐसे प्रश्न आपको हूबहू मिलने वाले हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर विश्व की साझी संपदा का आकार घटने के क्या दो कारण हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब ये जो मैं प्रश्न आपको टिक करके बता रहा हूँ, ये प्रश्न आपको इनका सटीक आंसर, एकदम बिल्कुल ही सटीक आंसर आपको रट लेना है। कल के एग्जाम के पेपर में ये सभी प्रश्न आपको 100% मिलेंगे। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें। और ठीक है, क्योंकि ये जो यहाँ पर क्लास है आप सभी के लिए रामबाण होगी। कल 28 मार्च 2025 पेपर के लिए ये क्लास आप सभी के लिए रामबाण होने वाली है। अब देखिए, विश्व सामाजिक मंच पर कार्यकर्ता किसका विरोध करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए आर्थिक वैश्वीकरण। आर्थिक वैश्वीकरण का एक लाभ बताना है। तो आर्थिक वैश्वीकरण का ये लाभ है कि कच्चे माल की उपलब्धता बहुत ही क्या हो जाती है, आसानी से हो जाती है। कच्चे माल जो है सस्ते हो जाते हैं, बहुत ही सस्ते में मिल जाते हैं। क्योंकि वैश्वीकरण होगा तो किसी भी विश्व के किसी भी भाग से जहाँ पर उत्पादन या फिर जो कच्चा माल जहाँ पर भी सस्ता होगा वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उसको आयात कर सकते हैं, ला सकते हैं, ठीक है, और निर्यात भी कर सकते हैं। तो आर्थिक वैश्वीकरण का बहुत ही प्रमुख लाभ है। उसके बाद देखिए ताड़ी विरोधी आंदोलन का नारा क्या था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पेपर में आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन देखिए था क्या, तो जो यहाँ पर शराब का ज़्यादा सेवन करते थे, ठीक है, तो महिलाओं के द्वारा संचालित क्या था, आंदोलन था। जो शराबी थे, जो मदिरा का अधिक सेवन करते थे, ऐसे व्यक्तियों को सबक सिखाना इस ताड़ी विरोधी आंदोलन का क्या था, बहुत ही प्रमुख नारा था। अब इसका यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो नारा था वो था तांडी की बिक्री बंद करो। तांडी माने मदिरा होता है, शराब होता है। तो तांडी की बिक्री बंद करो, ठीक है, क्या है, बिक्री बंद करो, ठीक है। ये जो यहाँ पर नारा था वो तांडी विरोधी आंदोलन का क्या था, प्रमुख नारा था कि तांडी की बिक्री बंद करो। तांडी माने मदिरा या शराब कह सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये इसका स्लोगन था, ये इसका नारा था। अब ये किस राज्य से संबंधित है, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। किस राज्य से संबंधित है, आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है तांडी विरोधी आंदोलन। इसका प्रमुख नारा तांडी की बिक्री बंद करो, आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के पेपर के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है, दलित पैंथर्स के कौन से मुद्दे उठाए। दलित जो पैंथर है उनके कौन से मुद्दे थे जो कि उठाए गए। तो सबसे पहले जो जातिगत जो भेदभाव वाले मुद्दे थे, जाति में जो भेदभाव होता है, ठीक है, वो वाले जो मुद्दे थे। दलितों के अधिकार संबंधित मुद्दे थे, दलितों के अधिकार संबंधी मुद्दे थे। संवैधानिक मूल्यों को जमीनी स्तर पर लाने वाले जो मुद्दे थे, ठीक है, संवैधानिक मूल्यों को जमीनी स्तर पर लाने वाले जो मूल्य थे, ये सभी जो है दलित पैंथर्स में उठाए गए मुद्दे थे। तो ये जितने भी यहाँ पर प्रश्न मैंने अभी तक करवाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपको लघुत्तरात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे। लघुत्तरात्मक प्रश्न देख सकते हैं 2003 में 2003 में से अमेरिका के द्वारा इराक पर जो सैन्य हमले हुए उनके दो मकसद बताना है। मकसद माने लक्ष्य बताना है, कौन से, क्या उनका लक्ष्य था, क्या उनका मोटिव क्या था, ठीक है, हमले करने के पीछे मोटिव क्या था, ये आपको अपने शब्दों में। अब पॉलिटिकल साइंस की जो लघुत्तरात्मक प्रश्न है इनकी उत्तर सीमा 50 शब्द है। और देखिए पॉलिटिकल साइंस के अति लघुत्तरात्मक प्रश्न या लघुत्तरात्मक प्रश्नों का जो आंसर है, अति लघुत्तरात्मक में तो आप सटीक उत्तर दे सकते हैं, लेकिन जो लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे, निबंधात्मक प्रश्न होंगे, इनका आंसर आपको पॉइंट वाइज देना है। जितना आप पॉइंट वाइज देंगे उतने आपको बहुत ही अच्छे स्कोर मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए मार्किंग देख सकते हैं, वर्ष 2003 से अमेरिका के द्वारा इराक पर सैन्य हमले के दो मकसद। यदि आप एक भी मकसद लिखते हैं, एक भी पॉइंट लिखते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, दोनों लिखते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो मार्किंग को आपको समझते हुए आंसर को लिखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पेपर के लिए। उसके बाद देखिए भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद के कोई 2 मुद्दे बताए, तो इनका भी आंसर क्या दे सकते हैं आप आसानी से,
पॉइंट वाइज आंसर दे सकते हैं। जितना आप पॉइंट वाइज आंसर देंगे, जितना आप सटीक लिखेंगे, जितना आप स्पष्ट लिखेंगे, उतने ही आपके क्या आएंगे, आंसर बहुत ही बेहतरीन आएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आप जो है प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो ये मेरा यहाँ पर आपको ठीक है सलाह है। उसके बाद देखिए, भारत की सुरक्षा रणनीति के 2 घटक बताए। मूलवासी से आप क्या समझते हैं, ठीक है, इंडिजिनस पीपल। वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, प्रमुख योगदान है टेक्नोलॉजी का, ठीक है। टेक्नोलॉजी के बिना ग्लोबलाइजेशन बहुत ही संभव नहीं है, प्रौद्योगिकी के कारण ही वैश्वीकरण संभव हो पाया है। तो आप इसके बारे में भी 2-3 पॉइंट से इस आंसर को, इस क्वेश्चन को स्पष्ट कर सकते हैं। भारत और भूटान के मध्य सहयोग के 2 क्षेत्र बताना है। भारत की संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसकी स्थायी सदस्यता के समर्थन में आपको 2 तर्क देने हैं, अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। प्रथम, आम चुनाव को सफल बनाने के लिए चुनाव आयोग के 2 कार्य बताएं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जितने भी मैं प्रश्न आपको बता रहा हूं, आपको 100% आपको प्रश्न कल 28 मार्च 2025 राजनीति विज्ञान के पेपर में मिलने वाला है। उसके बाद देखिए, भारतीय राजनीति में दल बदल से आप क्या समझते हैं। 1960 के दशक में खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। महिलाओं ने चिपको आंदोलन में किस प्रकार सक्रिय भागीदारी निभाई है, आपको बताना, स्पष्ट करना है। भारत में पूर्वोत्तर के राज्यों में राजनीति के कौन से मुद्दे हावी हो रहे हैं। द्रविड़ आंदोलन की प्रमुख मांगे कौन सी थी। ये जितने भी प्रश्न हैं जो मैंने आपको टिक करे हैं, ये सभी प्रश्न एग्जाम के पेपर में 28 मार्च 2025 के पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले एग्जाम के पेपर में आएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। आप इसमें 3-4 महत्वपूर्ण यदि बातें भी लिख सकते हैं, पॉइंट बनाकर आपको लिखेंगे तो आपको 100% पूरे 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, या 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे खंड च सेक्शन सी की, जिसमें आपको थोड़ा 100 शब्दों में आंसर देना है। इसका आप जो है आंसर पॉइंट वाइज भी दे सकते हैं, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव भी दे सकते हैं, थोड़े कुछ यहाँ पर बॉक्स इन जो ड्राफ्ट वगैरह इनका भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे किन कारणों से वर्ष 1980 के मध्यावधि चुनाव करवाने पड़े, तो इनका आप पॉइंट वाइज पॉइंट भी बना सकते हैं कि क्यों करवाने पड़े, ठीक है, कारण बता सकते हैं। मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिशें बताना है, तो इनको भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से पॉइंट वाइज में आंसर दे सकते हैं। इसी प्रकार से ये देखिए, शीत युद्ध वगैरह है, गुरुत्व निरपेक्षता का अर्थ बताना है। इसने शीत युद्ध के समय में 2 ध्रुवीयता को चुनौती किस प्रकार दी। क्षेत्रीय संगठनों को बनाने का उद्देश्य क्या है। आसियान संगठन की स्थापना, आसियान विजय 2020 की मुख्य बातें क्या है। ये आसियान जो है ना, आसियान विजन, ठीक है, आसियान विजन 2020 काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्जाम के पेपर में 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारत विभाजन के परिणामों पर आपको लेख लिखना है। रजवाड़ों के विलय पर सरकार के नजरिए पर लेख लिखना है। तो ये जो जितने भी प्रश्न हैं आपको, जो मैंने आपको बताए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 28 मार्च 2025 पेपर के लिए आपको सभी को बेस्ट ऑफ लक। इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस